हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उन आखिरी कुछ घंटों पर जो साल भर की मेहनत का पूरा रुख तय कर देते हैं। हमारे पास सीटीटी फरवरी 2026 परीक्षा से जुड़ी कुछ खास रणनीतियां हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन सभी सलाहों को जोड़कर एक ऐसी आखिरी रणनीति तैयार की जाए जो सिर्फ प्रैक्टिकल ही ना हो बल्कि एग्जाम के प्रेशर में आपका साथ दे। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज नया कुछ सीखना नहीं है। अब समय है कि जो ज्ञान आपके पास है उसे 150 मिनट के अंदर उस ओएमआर शीट पर सही सही उतारना है। ये परफॉर्मेंस का दौर है, प्रिपरेशन का नहीं। तो चलिए इसी परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं सबसे अहम हिस्से से, यानी परीक्षा से ठीक पहले की मानसिकता। एक जगह लिखा है कि खुद से ये कहना जरूरी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, अब चिंता नहीं करनी। हाँ, लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लकीर है वो बहुत पतली होती है। इस पे विश्वास कैसे करें? देखिए, इसका एक सीधा सा संबंध है। संबंध इस बात से है कि आप अपने दिमाग को देखते कैसे हैं। जैसा कि एक सोर्स में लिखा है, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा डेटाबेस है। अच्छा। पिछले 6 महीने या 1 साल में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इस डेटाबेस में सेव हो चुका है। लास्ट मोमेंट पर पैनिक करने का मतलब है कि आप उस डेटाबेस का सर्च फंक्शन खराब कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेस एक वायरस की तरह है जो सिस्टम को स्लो कर देता है। बिल्कुल। शांत रहकर आप उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ लिखी है। परीक्षा में उत्तर लिखना नहीं है, बस पहचानना है। यानी रिकॉग्नाइज डोंट रिकॉल। इस सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी साइकोलॉजी का कारण है। रिकॉल यानी कुछ याद करना, जैसे किसी कवि का नाम या कोई तारीख, वो दिमाग पर ज्यादा बोझ डालता है। उसके लिए दिमाग को अपने डेटाबेस में बहुत गहराई तक जाकर इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है। लेकिन रिकॉग्निशन यानी पहचानना, वो एक आसान मानसिक प्रक्रिया है। सही जवाब आपकी आंखों के सामने 4 ऑप्शंस में मौजूद है। अच्छा, वो सामने ही है। हाँ, दिमाग को सिर्फ पैटर्न मैच करना है। ये जानने से ही आधा स्ट्रेस कम हो जाता है कि आपको शून्य से कुछ पैदा नहीं करना है। ये तो एकदम पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। और अगर हम इसी माइंडसेट को पेडागोजी के सेक्शन पे लागू करें तो वहां भी एक खास सोच की जरूरत पड़ती है। एक सोर्स में इसे पेडागोजी का मूल मंत्र कहा गया है, जिसके केंद्र में बच्चा है। हाँ, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने मानसिकता के बारे में बताया, उसी तरह पेडागोजी का भी एक मूल मंत्र है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक फिल्टर है जिससे आप हर सवाल को देखते हैं। फिल्टर कैसे? ऐसे समझिए कि सिस्टम, करिकुलम और टीचर ये सभी बच्चे की बेहतरी के लिए बने हैं, बच्चा इन चीजों के लिए नहीं बना है। इसलिए पेडागोजी का गोल्डन रूल है, जिस ऑप्शन में बच्चा सक्रिय यानी एक्टिव है वही सही उत्तर है। लेकिन कई बार 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव है, जैसे एक में वो डिस्कशन कर रहा है, दूसरे में वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है। ऐसे में चुनाव कैसे करें, है ना? सही सवाल है। यहाँ पर हमें एक्टिव शब्द की गहराई में जाना होगा। क्या बच्चा सिर्फ सुन रहा है या फिजिकली कुछ कर रहा है, या फिर वो मानसिक रूप से एंगेज्ड है, सवाल पूछ रहा है, विश्लेषण कर रहा है। अच्छा। हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से सबसे ज्यादा व्यस्त हो। और इसके साथ 2 चेतावनियों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, बच्चे का किसी भी तरह से नुकसान ना हो। मतलब कोई भी नेगेटिव ऑप्शन? हाँ, कोई भी ऑप्शन जो बच्चे को डिस्करेज करे, उसे लेबल करे या डांटे, वो सीधी सीधे गलत है। और दूसरा, कोई भी स्टीरियोटाइप, चाहे वो जेंडर पर हो, जाति पर हो, वो विकल्प हमेशा गलत होगा। तो अगर आप बच्चे के पक्ष में सोचेंगे तो बात बन जाएगी। बिल्कुल। तो एक बार माइंडसेट सही हो गया और हमें पता है कि हर सवाल को बच्चे के नजरिए से देखना है, तो अगला सबसे बड़ा दुश्मन एग्जाम हॉल में वो घड़ी होती है। उस 150 मिनट की रेस को कैसे जीतना है? गणित तो सीधा है, 150 सवाल के लिए 150 मिनट। हाँ, हर सवाल के लिए 1 मिनट। तो हर सेक्शन को 30 मिनट ही देना है। मैथ्स को भी? बिल्कुल, किसी भी सेक्शन को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और इसी गणित को संभालने के लिए द 25+5 स्ट्रैटेजी का जिक्र किया गया है। 25+5 ये क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हर 30 मिनट के ब्लॉक को, नहीं ऐसे समझिए, हर सेक्शन को आप 2 हिस्सों में तोड़ें। पहले 25 मिनट में उस सेक्शन के 30 सवालों को हल करें, और अगले 5 मिनट में? अगले 5 मिनट में सिर्फ उन 30 सवालों के गोले ओएमआर शीट पर भरें, फिर अगले सेक्शन पर बढ़ें। लेकिन इसमें एक रिस्क नहीं है? मान लीजिए 25 मिनट में किसी से सिर्फ 20 ही सवाल हुए, तो उस मोमेंट में क्या करना बेहतर है? बचे हुए 5 सवाल करें या पहले 20 के ओएमआर भरें? वहां प्रेशर में डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहीं पे डिसिप्लिन काम आता है। स्ट्रैटेजी का पालन करने का मतलब है कि 25 मिनट पूरे होते ही आप सॉल्विंग रोक देंगे, भले ही आपके 20 सवाल हुए हों या 28। अच्छा। आप उन 20 या 28 के गोले भरेंगे। इसके 2 फायदे हैं। एक, आप ओएमआर भरने का काम अंत के लिए नहीं छोड़ रहे, और दूसरा, ये आपको एक साइकोलॉजिकल रीसेट देता है। आप एक सेक्शन को कंप्लीट करके अगले सेक्शन में एक नई शुरुआत करते हैं। और जो सवाल रह गए उनके लिए आप आखिर में समय निकाल सकते हैं, लेकिन ओएमआर को अंत के लिए छोड़ना वो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और इस गलती के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इस पर हमें थोड़ा और जोर देना चाहिए। मतलब सिर्फ ये कह देना कि सीक्वेंस गलत हो जाएगा काफी नहीं है। बिल्कुल। इसकी गंभीरता को समझने के लिए एक सीन सोचिए। एक स्टूडेंट है, उसने 150 के 150 सवाल हल कर लिए हैं। आखिरी ये 15 मिनट बचे हैं ओएमआर भरने के लिए।
वो जल्दी में क्वेश्चन नंबर 45 का गोला 46 में भर देता है। ओह। और उसे इस गलती का एहसास होता है क्वेश्चन 70 तक पहुंचकर। अब उसके पास 5 मिनट बचे हैं और 70 से लेकर 150 तक यानी 80 गलत भरे हुए गोलों को मिटाकर सही भरने का प्रेशर है। उसकी साल भर की मेहनत वो तो कई पानी में उन 5 मिनट के पैनिक में धुल गई। 25+5 स्ट्रैटेजी आपको इसी तबाही से बचाती है। ये तस्वीर दिमाग में बैठ जाती है। तो हमने माइंडसेट ठीक कर लिया, घड़ी को कंट्रोल कर लिया। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो स्ट्रैटेजी से ज्यादा सावधानी की मांग करती हैं। जैसा कि सोर्सेज में बताया गया है, सबसे बड़ी गलती है भाषा का चयन। हाँ, और ये एक ऐसी टेक्निकल गलती है जिसमें नॉलेज का कोई रोल नहीं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा है। हमें इसे बिल्कुल साफ समझना होगा। क्वेश्चन बुकलेट में 91 से 120 तक के सवाल लैंग्वेज 1 के लिए होते हैं और 121 से 150 तक वो लैंग्वेज 2 के लिए। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी ने फॉर्म में लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरा है, तो उस एग्जाम में क्या करना होगा? उस स्टूडेंट को 91 से 120 तक हिंदी का सेक्शन करना है और 181 से 150 तक इंग्लिश का। अगर उसने गलती से 181 से 150 वाला हिंदी का सेक्शन कर दिया, ये सोचकर कि ये उसकी दूसरी भाषा है, तो उसके 30 नंबर सीधे सीधे 0 हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एग्जाम शुरू होते ही अपने एडमिट कार्ड से कंफर्म करें कि आपकी L1 और L2 कौन सी हैं और क्वेश्चन पेपर पर उनके सही क्वेश्चन नंबर मार्क कर लें। ये 60 नंबर का जुआ है जिसे कोई नहीं खेलना चाहेगा। अच्छा, गलतियों से बचने के साथ साथ पेपर को हल करने का सही क्रम क्या होना चाहिए, इस पर भी अलग अलग विचार हैं। एक सुझाव है कि CDP से शुरुआत करें। हाँ, एक आदर्श क्रम सुझाया जाता है। सबसे पहले CDP यानी बाल विकास। इसका कारण साइकोलॉजिकल है। सुबह दिमाग सबसे ताजा होता है और CDP एक स्कोरिंग सेक्शन है जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती। मतलब एक अच्छी शुरुआत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली। उसके बाद लैंग्वेज 1 और 2, क्योंकि उनमें पैसेज पढ़ने होते हैं जो थोड़ा समय और ध्यान मांगते हैं, उन्हें बीच में निपटा लेना सही रहता है। और अंत में मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या साइंस। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई लोगों को लगता है कि जो सबसे मुश्किल सेक्शन है जैसे मैथ्स, उसे पहले ही निपटा लेना चाहिए जब दिमाग फ्रेश हो। इस तर्क में कितना दम है? ये तर्क हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। अगर आप मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपकी स्पीड अच्छी है तो आप शुरुआत उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 सवाल में ही आप फंस गए तो शुरुआत में ही मोरल डाउन हो जाएगा और आगे के आसान सेक्शंस पर भी उसका असर पड़ेगा। CDP से शुरू करना एक सुरक्षित और आजमाया हुआ तरीका है जो मोमेंटम बनाने में मदद करता है। सही बात है। अनुशासन ही सबसे जरूरी है। अब कुछ ऐसी टिप्स पर आते हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर काम आती हैं। और सबसे बड़ी खबर, जिसे हम सुपर पावर भी कह सकते हैं, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। ये सीटेट का सबसे बड़ा फायदा है। इसका सीधा सा मतलब है एक भी सवाल छोड़ना पाप है। आपको 100% अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब आप बिल्कुल ना आता हो तो तुक्का लगाने का भी कोई स्मार्ट तरीका होता है या बस आंख बंद करके कोई भी ऑप्शन चुन लें? बिल्कुल स्मार्ट तरीका होता है। उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। 4 ऑप्शंस में से आप अक्सर 2 ऐसे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जो बिल्कुल ही गलत या बेमतलब होते हैं। उन्हें हटा दीजिए तो 50-50 चांस हो गया। हाँ, अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे। यहाँ आपका सही होने का चांस 25% से बढ़कर 50% हो गया है। यहाँ पर आप एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव टैग वर्ड्स ढूंढें। जैसे जिन ऑप्शंस में प्रोत्साहित करना, अवसर देना, चर्चा करना, रचनात्मकता जैसे शब्द हों, उनके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। एक और टूल जो वहां हमारे पास होता है वो है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। पेपर बाइलिंगुअल होता है। इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए ताकि ये समय बचाए, बर्बाद ना करे? इसका इस्तेमाल एक सर्जिकल टूल की तरह करना है। हर सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप अपना 30-40 मिनट बर्बाद कर देंगे। तो फिर कब करें? इसका सही उपयोग तब है जब आप हिंदी में कोई टेक्निकल शब्द, खासकर पेडागोजी में, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम, समावेशन में उलझ जाएं, तुरंत उसका इंग्लिश अनुवाद देखिए। शायद इंक्लूजन शब्द आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। और एक बहुत अहम जानकारी दी गई है कि किसी भी विवाद की स्थिति में इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाता है। एकदम। अगर आपको हिंदी प्रश्न की भाषा में कोई संदेह लगे तो एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें, क्योंकि आखिरी फैसला उसी के आधार पर होता है। लेकिन फिर से वही बात, इसे आदत न बनाएं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। मान लीजिए एग्जाम से एक रात पहले की तैयारी हो रही है। वो आखिरी चेकलिस्ट क्या है जिसे 2 बार चेक करना जरूरी है? की इच्छा पर है। एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और एक पेंसिल। और तीसरा हिस्सा सबसे जरूरी है, नॉट अलाउड। अच्छा। डिजिटल घड़ी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या भारी गहने, इन सबको घर पर ही छोड़कर जाना बेहतर है ताकि सेंटर पर कोई परेशानी ना हो। और जब हम एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, OMR शीट हाथ में आती है, तब रोल नंबर भरते वक्त हाथ कांपने लगते हैं। इस गलती से बचने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है। हाँ, रोल नंबर को लेफ्ट से राइट भरने के बजाय राइट से लेफ्ट भरें, यानी आखिरी डिजिट से शुरू करें। इससे बॉक्सेस आगे पीछे नहीं होते और नंबर एकदम सही अलाइन होता है। ये छोटी सी बात है पर प्रेशर में बहुत काम आती है। और अगर OMR शीट में या बुकलेट कोड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल भी शर्माना या घबराना नहीं है। इन्विजिलेटर से एक बार नहीं 2 बार पूछें, उनका काम ही आपकी मदद करना है। एक गलत गोला भरने से 1000 गुना बेहतर है पूछकर सही भरना।
तो ये थी वो पूरी रणनीति, वो सारी बातें जो तैयारी के बाद और एग्जाम के दौरान सबसे अहम है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली, आपका दिमाग एक तैयार डेटाबेस है, उस पर भरोसा करें। दूसरी, 150 मिनट की घड़ी आपकी मालिक नहीं, आपका टूल है, उसे 25+5 की स्ट्रैटेजी से कंट्रोल करें। और तीसरी, हर सवाल, खासकर पेडागोजी का, बच्चे की नजर से देखें। बिल्कुल सही। मैं सभी उम्मीदवारों को बस यही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास किया है। अब खुद पर विश्वास रखें, परीक्षा को एक बोझ नहीं, एक अवसर समझें, अपनी मेहनत को प्रदर्शित करने का। डर को एक्साइटमेंट में बदल दें। हाँ, शांत मन से पेपर देंगे तो आपका प्रदर्शन आपकी उम्मीद से बेहतर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सही कहा। और एग्जाम देके जब आप बाहर निकलेंगे तो इस पर जरूर सोचना कि इस पूरे अनुभव ने आपको सिर्फ विषय के बारे में नहीं, बल्कि प्रेशर में खुद के बारे में क्या सिखाया। शायद वो सबसे बड़ी सीख होगी। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।